मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद 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 सौजन के सम्मान में सौजन के सम्मान में सरसरा के सम्मान में मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद 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 मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद 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 मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद 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 मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद जिंदाबाद सौजन के सम्मान में सौजन के सम्मान में बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद 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 मानी सभी जन मिसाली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, सम्मानित साथियों, जिस क्षण का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था, ललितपुर जनपद के सभी सम्मानित साथियों को इंतजार था, वो हमारी जो सामने वाली डी है, मंच के सामने जो डी है, फोटो खींचने वाले कृपया तत्काल ये जगह खाली कर दें। कृपया करके ये कार्यक्रम आपका है, तत्काल इस जगह को खाली कर दें, तत्काल इस जगह को खाली कर दें। निश्चित रूप से आपका कार्यक्रम है, आपको सफल बना है। वो घड़ी हमारे बीच में आ गई है, हमारे मुख्य दीदी का हमें इंतजार था। तो आज हमारे मुख्य दीदी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय सतीश मिश्रा साहब हमारे बीच में मौजूद है। उनका स्वागत देखना चाहते हैं कि ललितपुर की जो सरजमी पे हमारे साथी हैं, हमारे ललितपुर की सरजमी पे मुख्य अतिथि जी आए हैं, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए एक बार जोरदार तालियों से पूरा सदन, एक साथ पूरा सदन, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, मानी सतीश मिश्रा जिंदाबाद। हम सम्मानित साथियों, हम सभी से चाहेंगे कि सभी साथी यथास्थान बैठने का कष्ट करें, डी को खाली कर दें। जो हमारे पत्रकार बंधुओं को छोड़ करके जो साथी हमारे इस मंच के सामने हैं, वो साथी अपना स्थान ग्रहण कर लें। मंच पर जिन साथियों को विराजमान होना है, उनका नाम हम बोल चुके हैं। एक बार पुनः हम उनका नाम बोलना चाहेंगे। उनके अलावा हमारे सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि उनके अलावा कोई साथी इस मंच पर उपस्थित हो रहे। हमारे बीच में हमारे प्रबुद्ध वर्ग के वैदिक विद्वान साथी हमारे बीच में है। उन लोगों से हम हाथ जोड़ करके अनुरोध करेंगे कि दीप प्रज्वलित कराएं और अपना आगे का कार्यक्रम करें। आदरणीय हमारे विद्वान जन, आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय सतीश मिश्रा साहब से हम बहुत ही अदब और सम्मान के साथ अनुरोध करेंगे कि आप भगवान परशुराम के सामने दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। आदरणीय मिश्रा साहब। सम्मानीय श्री हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री और बहुत ही स्वामी महाराज वो माइक बोला दो तू पंडित जी माइक के पास माता शापिता शापदराः विश्वे शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति
शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेहि। बोलो भगवान परशुराम जी की जय। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। माननीय सतीश चंद्र मिश्राजी जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिश्राजी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, जैसे कि परंपरा है, हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत बड़े जोश के साथ हम लोगों को करना है। हमारे ये कार्यक्रम कराएं, माल्यार्पण करनी काफी है और आप लोगों का जोश भी बहुत जोरदार है। सम्मानित साथियों, अब हम माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण का कार्यक्रम और हमारे माल्यार्पण जो करेंगे उन साथियों के हम नाम यहाँ बोल रहे हैं। सम्मानीय पंडित श्री अनीत मिश्रा मड़ावड़ा जी, पंडित श्री इंद्रेश तिवारी ललितपुर जी, पंडित श्री ऋतिक दुबे मऊ, पंडित श्री शिव कुमार दुबे तालबेट, पंडित श्री अंकित दुबे गणेश मनेसा, पंडित श्री अखिल लिटोरिया जी पूर्व प्रधान कोटरा, पंडित श्री अनुपम लिटोरिया जी पूर्व अध्यक्ष नेहरू महाविद्यालय, पंडित श्री अनुराग तिवारी जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन, पंडित श्री शिव कुमार पुरोहित तालबेट, पंडित श्री सोनू दुबे शास्त्री जिजवारा जी, पंडित श्री नीरज गगेले शास्त्री जी प्रदेश संगठन मंत्री ब्राह्मण महासभा, पंडित श्री शैलेंद्र पुरोहित जी पत्रकार बांसी, पंडित श्री और इस कार्यक्रम के संयोजक बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बाल से आदरणीय श्री लीलाधर दुबे और महाराज जी के संयोजक में ये कार्यक्रम चल रहा है। उनके साथ में स्वागत कर रहे हैं हमारे सम्मानित साथी पंडित श्री द्वारका प्रसाद दुबे। स्मृति चिन्ह वाली लिस्ट विराजमान हो जाए सब। हमारे मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री दीपक कुमार टीकरा जी, उनके साथ कार्यक्रम संयोजक पंडित श्री लीलाधर दुबे और कुल्लू महाराज जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जिला पंचायत सदस्य बाहर हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत और सम्मान करें। अध्यक्ष जी और इसके साथ ही इनके बाद ही तुरंत तैयार रहेंगे स्मृति चिन्ह देने में श्री अंकित नायक पूर्व प्रधान कर्मई, पंडित श्री नीरज तिवारी जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। आप भी तुरंत तैयार रहेंगे और आप अपना स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय मुख्य अतिथि जी को। इसके बाद श्री आसाराम महपार घोषी और पंडित श्री महेश तिवारी जी, आप लोग भी माननीय मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत और सम्मान करें। श्री हरिशंकर बंटी सेक्टर प्रभारी झांसी मंडल, श्री रहीश राजपूत जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष, आप भी स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्री अमर विश्वकर्मा जिला संगठन मंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य जाखड़ौन बहुजन समाज पार्टी, श्री संतोष कुशवाहा पूर्व प्रत्याशी ललितपुर बहुजन समाज पार्टी। आप लोगों से अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह देकर के हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आते जाए आप लोग कार्यक्रम में सहयोग करें। सम्मानित श्री एडवोकेट शिवलाल अहिरवाल नेनवाड़ा जी स्मृति चिन्ह देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जोन इंचार्ज श्री कपिल कुमार बार जी, श्री ओम प्रकाश सिंह राजपूत प्रधान प्रतिनिधि पहाड़ी कला, आपको भी स्मृति चिन्ह देकर के मुख्य अतिथि का स्वागत करें।
श्री अमर विश्वकर्मा जी, श्री लाखन सिंह बौद्ध एवं श्री कृपाल सिंह गौतम कमेड़ी जी, आप लोग भी मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। आदरणीय श्री राजा सिंह एवं रविंद्र कुमार तालवेड़ जी, आप लोग भी स्मृति चिन्ह दे करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। अरे टिक लगा के दिए। पंडित श्री सूर्य प्रकाश विधवा जी, पंडित श्री माधव सुनील चौबे जी, आप लोग भी स्मृति चिन्ह देकर के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे बहुजन समाज पार्टी के मेहरौनी प्रभारी जिला सचिव श्री चंद्रभान सिंह बेसरा, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभारी 227 विधानसभा मेहरौनी, श्री कैलाश नारायण कुशवाहा, मुख्य सेक्टर प्रभारी झांसी मंडल झांसी, आप भी स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। श्रीमती शालिनी मैडम जी, श्री विनोद कौशिक जी, पंडित श्री कमल गौतम जी, श्री सूर्य प्रकाश विधवा जी, श्री ज्ञानचंद अहरवाल, आप लोग भी स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि जी का। श्री बामसेव के जिला संयोजक आदरणीय श्री सुरेश कुमार मेनवार साहब, मां साहब, आप भी स्मृति चिन्ह देकर सहयोग करें। आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री जी आदरणीय लखन नकुल दुबे जी, आइए। देखिए ये गोष्ठी है, यहाँ पर आप सभी लोग और हम सभी लोग माननीय मुख्य अतिथि महोदय के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। ये नारा ये सब जो अभी आप चाहे लगाते हैं लगा लीजिए, लेकिन जब सर बोलने लगेंगे तब हम सब लोगों को बहुत खामोशी से उनकी पूरी बातों को अपने साथ लेकर के जाना है। मैं कल्लू दुबे से कहूँगा अपने समर्थकों भाई उनसे निवेदन कर ले सब लोग जो है, मैं अपनी बात 2 मिनट में आप लोगों के सामने रखूंगा। मुख्य अतिथि महोदय और आपके बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनूंगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे खड़े चारों तरफ हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे सब लोग जितने लोग बैठे खड़े हैं सब लोग जवाब देने का काम करिएगा। सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों के बल पर आई कि नहीं आई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्राह्मणों का अपमान किया है कि नहीं किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण समाज का अपमान किया है तो क्या हम लोग को चैन से बैठना चाहिए? अगर हम लोग को चैन से नहीं बैठना चाहिए तो मेरे साथ जोर से आवाज लगाइए, बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आप लोग तैयार हैं? हम लोग यहाँ पर आप लोगों को संकल्प दिलाने आए हैं, आपका आह्वान करने आए हैं। ये ललितपुर की जनता है, ये ललितपुर के हमारी भाई बहने हैं। आपको यहाँ पर ये संकल्प लेकर के जाना होगा कि 2022 में ब्राह्मणों के मान सम्मान के लिए जब तक हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, हमारा ब्रह्म समाज चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। ये संकल्प लाने आप लोग के बीच में आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय सतीश मिश्रा जी का कि वो कृपया माइक बनाए, संकल्प दिलाए, अपने विचार आप लोगों को बताए। और आप लोगों से भी निवेदन है कि माननीय मिश्रा जी जो जो आप लोगों से कहें उनको यहाँ छोड़ करके मत जाइएगा। उन बातों को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क में साथ लेकर के जाइएगा। और ललितपुर के एक एक ब्रह्म समाज के लोग, एक एक सर्व समाज के लोगों को ये संदेश देने का काम करिएगा कि जिन्होंने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है उनको जब तक हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं पहुंचा देते, हमारे ब्रह्म समाज का एक भी आदमी चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने करें। और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि
मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की पूर्व सरकार में मंत्री रहे श्री नकुल द्विवेदी, श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री अखिलेश शर्मा जी, श्री दीपक कुमार अहिरवार जी, श्री लीलाधर दुबे जी उर्फ कुल्लू महाराज जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के भी और जिला पंचायत सदस्य भी हैं और इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, श्री टी.एन. विटोरिया जी, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत, श्री विनोद अवस्थी जी, श्री तिलक राम कौशिक जी, श्री सूर्य प्रकाश बिंदुआ जी, श्री शिव कुमार मिश्रा, श्री अमित कांत दीक्षित, श्री कवि पंकज पंडित, श्री राधे विटोरिया जी, श्री मोहित पांडे, श्री अंकित नायक पूर्व प्रधान, श्री नीरज तिवारी जिला उपाध्यक्ष बासापा, श्री इंद्रेश तिवारी, श्री विनोद कौशिक, श्री अनीश मिश्रा मंडवारा, श्री माधव सुनील चौबे, श्री जी.एस. तिवारी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ अध्यक्ष, श्री कैलाश नारायण कुशवाहा, श्री हरीश राजपूत जी, श्री हरिहर पंजी, श्री चंद्रभान सिंह जी तथा यहाँ बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थक, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हुए सभी लोग, मीडिया के साथियों, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं यह आपसे नहीं छुपा है, लेकिन हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के आ रहे हैं। आज की इस सभा के जो ललितपुर की सभा है, इसके बाद हमारी झांसी की सभा होगी और आज की 2 सभाओं के बाद जो 75 जिले हैं उनमें से अब 14 जिले रह जाएंगे और पूरा उत्तर प्रदेश हम लोग घूम चुके हैं। हम लोगों ने 23 जुलाई को अपना कार्यक्रम शुरू किया था इस गोष्ठी का और अयोध्या से शुरू किया था और अयोध्या से शुरू करते समय ही हमने ये बता दिया था कि इस कार्यक्रम को हम लोग रोकने वाले नहीं हैं, चाहे जितनी भी रुकावटें आए, इसको जब तक पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम लोग नहीं चले जाएंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद हम लोगों ने शुरुआत अयोध्या से की, फिर अयोध्या के रामलला के दर्शन करके वहां शुरुआत की, उसके बाद वहां के जो आसपास के जिले थे किए। हम लोगों ने दूसरा चरण मथुरा वृंदावन में दर्शन करके वहां पर हम लोगों ने शुरुआत की, फिर वहां के जितने क्षेत्र थे उन सब में जिलों में गए। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने जो चरण शुरू किया था वो हम लोग काशी विश्वनाथ जी गए और वहां भोले शंकर शिव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहां के जिलों को करने का काम किया। फिर चौथा चरण बुंदेलखंड का आया और बुंदेलखंड में चित्रकूट धाम जाकर के वहां पर हम लोगों ने वहां दर्शन करने के बाद, परिक्रमा लगाने के बाद और उसके बाद फिर अपनी शुरुआत की और शुरुआत करते हुए आज बुंदेलखंड में आपके बीच में भी आने का मौका मिला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज हालात देखने को मिल रहे हैं, ये हालात कोई आज के नहीं है। आज लोगों को लग रहा है कि चारों तरफ पूरे प्रदेश में, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज के भी लोग हों, हर तरफ दहशत का एक माहौल फैला हुआ है। लोगों के साथ में दरिंदगी की हदें पार कर दी है। महिलाओं के साथ में जिस तरह से दुराचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्तर प्रदेश में दुराचार और बलात्कार हो रहा है। इस तरह का आज हालात उत्तर प्रदेश के हैं जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किए थे। लेकिन इसका आगाज खास तौर से ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरह से ये प्रदेश की सरकार हमलावर है, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, रोक रोक करके गोली मारी जा रही है, अधिकारियों द्वारा गाड़ी के अंदर रोक करके गोली मार दी जा रही है अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है और मजबूत किस्म का है। ये हालात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तभी से शुरू हो गया। याद करिए 2017 में किस तरीके से रायबरेली में 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान जो हमारे साथी थे उनको मारा ही नहीं गया,
उनके हाथ पांव भी काट दिए गए। उसके बाद उनको जलाने का काम हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार चल रही है, सिर्फ 4 महीने हुए थे, उनके मंत्री ने, एक कमीना मंत्री कहते हैं कि ये तो इसी लायक थे, ये ब्राह्मण समाज के ये जो लड़के थे ये इसी लायक थे, ब्राह्मण समाज के ये अपराधी लोग हैं और इनको इस तरह से मारा गया तो ये ठीक हुआ, बहुत बड़े अपराधी थे। हम उनके जब घर गए तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़े अपराधी थे और इनका तो पास तो बहुत धन दौलत होगी, तो क्योंकि अपराधी हैं। लेकिन जब घर गए और उनके घर में जाकर के देखने का काम हुआ तो घर तो था ही नहीं, वहां तो 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी थी जिसमें वो रहते थे और उस झोपड़ी में भी कुछ नहीं था। इसके बावजूद भी इन्होंने उसमें आग लगा दी, क्योंकि संदेशा देना था पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों को कि अब चौकन्ने हो जाओ, अब तुम्हारे साथ क्या हश्र होने वाला ये मालूम होना चाहिए। और उसके बाद तो झड़ी लगा दी। अगर दलित समाज के लोगों के ऊपर हमलावर हुए, दलित समाज की महिलाओं को नहीं छोड़ा, उनकी झोपड़ियां उखाड़ दी, उनमें बुलडोजर चलाने का काम किया। पंचायत के चुनाव के दौरान में किस तरह से सरेआम चीरहरण करने का काम किया, किस तरीके से हाथरस में पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से दलित समाज की बेटी के साथ में पहले तो बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद जब वो उसकी जान चली गई तो उसके बाद उसके मृत शरीर को भी उसके घर वालों को नहीं दिया। इतना घृणित काम किया। उनकी माँ बाप रोते रहे, भाई बहन चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया वहां लखनऊ में बैठ करके और वहां से निर्देश दे रहे थे कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। टेलीविजन के सामने बैठे हुए जिला मजिस्ट्रेट को आदेश हुआ कि तुम स्वयं वहां खड़े रहोगे और खड़े रह करके जब तक कि उसके दाह संस्कार तुम खुद नहीं कर लेते हो, तुम्हारे अधिकारी नहीं कर लेते, तुम वहां से नहीं हटोगे और किसी भी प्रकार से इसका शरीर उनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। सभी ने देखा, मीडिया वालों को भी दौड़ा के भगा दिया गया। 1-1 किलोमीटर तक उनको लाठियां चार्ज करके भगाने का काम किया और उसके बाद उसकी मां चीखती रही, अच्छा मत करो, हमें दाह संस्कार करने दो, उसका शरीर तो दिखा दो। शरीर नहीं दिखाते हो, उसकी शक्ल तो दिखा दो, आखिरी बार हम लोग देख ले। लेकिन नहीं, उसको ले जाकर के किस तरीके से खेतों में और मिट्टी का तेल डाल करके जलाया गया, ये दृश्य सबने देखा। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में इन्होंने इस तरह के कार्य करने के काम किए। ब्राह्मण समाज को तो एक तरफा आप जुलाई 2017 से जो शुरू हुआ था सिलसिला, उसके बाद उसने थमने का ही नाम नहीं लिया। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या हो जाती है इस सरकार में और कोई पूछने वाला नहीं। क्यों नहीं पूछने वाला? क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वो दलित समाज की बेटी के जो अपराधी थे वो उनके अपने चहेते थे और उनको बचाना जरूरी है और उनको खुली छूट भी दे रखी है। और इसी प्रकार से खुली छूट दे रखी है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उनको भी खुली छूट दी है कि हम तुम्हारे लिए पीछे बैठे हुए, चिंता नहीं करो। गोरखपुर में जहां के खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुखर थे और इस सरकार के जो कार्यकलाप थे उसके बारे में अपनी बात छिपा के नहीं रखते थे, खुल कर रखने का काम करते थे। उनको धमकियां मिली, धमकियों से नहीं डरे, मार दिए गए। इसी तरह से इलाहाबाद में एक अधिवक्ता को इसी प्रकार के थे, वो भी लखनऊ में भी थे, उनको दिन दहाड़े मार दिया गया। गाजियाबाद में मीडिया का एक निडर व्यक्ति था जो सब चीज खुल के दिखाने का काम करता था, उसकी हत्या हो जाती है। लखनऊ में तो एक एप्पल कंपनी में कार्य करता था, ब्राह्मण समाज का था, ब्राह्मण लोगों के बीच में अपनी कमाई का पैसा लगा करके दलितों के बीच में भाईचारा बनाने का काम करता था। उससे नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि उसकी गाड़ी रोकी और रोक करके बस नाम पूछा कि तुम वही तिवारी हो, और तिवारी जैसे ही उसने बताया कि हम मेरे तिवारी हैं, उसको गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से कानपुर के किस्से के बाद इसके पहले कितने लोगों की हत्याएं हुई। बिकरू कांड के पहले ब्राह्मण समाज की गिनती गिने अगर पूरे प्रदेश में
तो सिलसिला जो 17 से शुरू हुआ था वो चलता ही चला गया। और जब कानपुर का बिकरू कांड आया तो इनको जैसे लॉटरी निकल आई। इन्होंने कहा तो सबको निपटा दो, जितने मजबूत किस्म के ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन सबके नाम इसमें जोड़ दो। और जोड़ करके चाहे कलकत्ता में काम कर रहे थे, मुंबई में काम कर रहे थे, हरियाणा में 17.5 साल का लड़का काम कर रहा था, उसको भी उठा रहा है और उठा करके उसकी भी गाड़ी पलटती है और गाड़ी पलट करके वो बाहर निकलता है, उसको गोलियों से भून करके एनकाउंटर करके एक दो नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को रोक के घरों से उठा करके। राकेश पांडे नाम का लड़का, वो तो लखनऊ में अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान में उनके इलाज के लिए आया हुआ था, लेकिन उसको भी नहीं बख्शा। माँ बाप चिल्लाते रहे, बूढ़े माँ बाप, कि इसको हम छोड़ दो, हमारा इलाज करा रहा है। उसको भी उठा ले गए और सरेआम ले जा करके कंटोनमेंट में उसको गोलियों से मार दिया और कहा कि हमने इसका इनकाउंटर कर दिया क्योंकि बड़ा भारी अपराधी था। कानपुर के नाम पे कितनों की हत्या करी। एनकाउंटर कोई इनकाउंटर नहीं होता, वो हत्या होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कह रखा है कि ये जो इनकाउंटर होते हैं ये हत्या होती है, कि आप खुलेआम मार करके और इनकाउंटर के नाम पे हत्या करने का काम करते हैं। लेकिन निर्देश तो कहने के लिए हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो पूजा पाठी हैं, हम तो मठ चलाने का काम करते हैं, लेकिन क्या यही सिखाया, यही पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है धर्म करने वालों को कि आप इस तरह से हत्याएं अपने सामने देखते रहिए कि हो रही है और कहिए कि जो हो रहा है सो ठीक है। लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके अपने चहेते होते हैं तो उनको रोक लिया था। कानपुर में आपको पता है 50 से ज्यादा लोग ब्राह्मण समाज के जो मार दिए गए 50 से ज्यादा लोग तो आज भी जेल के पीछे उनको रखा हुआ है। और क्यों? क्योंकि वो वहां नहीं थे, लेकिन वो आसपास के इलाकों के मजबूत ब्राह्मण थे, तो उनके नाम डाल दिए एक एक करके और कहा कि मौका मत छोड़ो, इस समय सबको निपटाना है, जिसको मार सकते हो मार दो, नहीं मार सकते तो इतनी धाराएं लगा करके जेल के अंदर डाल दो कि ये 15 से 20 साल तक निकलने लायक नहीं है। और यही हुआ। इतना उनको तो छोड़िए, इन्होंने तो 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, जो कि एक दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, 29 तारीख को शादी, 29 और 30 जून को शादी होती है, पहली तारीख उसका पहला दिन था और दूसरी तारीख को ये किस्सा होता है। उसकी तो मेहंदी भी नहीं हाथों की छूटी थी और उसके सूखी भी नहीं थी, लेकिन उसको ले गए उठा करके उसी कांड के नाम पे उसके पति को तो गोलियों से भून दिया और उसके बाद उसको ले जा करके जेल में बंद कर दिया। जब 3 महीने बाद पता लगा कि ये तो नाबालिग है, जुवेनाइल बोर्ड ने अपना एक आदेश दिया, कहा ये तो नाबालिग है, इसको आप इन लोगों के साथ में नहीं रख सकते बड़े जेल में, तो उसको ले जा करके बाराबंकी के रिमांड होम में वहां बंद कर दिया, जहां पर 47 लड़कियां 2 कमरों में पहले से बंद थी, वहां पर 48वीं लड़की खुशी दुबे हो गई। उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, ये निर्देश जारी हुआ। कोरोना में वो बहुत बीमार हो गई थी, मरने वाली थी, लेकिन ये हुआ कि नहीं, उसकी बेल नहीं होनी चाहिए, मरती है तो जेल के अंदर मर जाए, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसको वहीं रहना चाहिए। और इसीलिए जब उसकी बेल उच्च न्यायालय में गई और उनको लगा कि अब तो ये बेल हो ही जाएगी, एक नाबालिग लड़की है, उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, उसके हाथ में तो मेहंदी लगी थी, बंदूक तो नहीं थी हाथ में, तो उसको किस बेसिस में, किस तरीके से, किस बना पे उसको रोका जाएगा? तो एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाई, क्योंकि निर्देश हुआ मुखिया का कि देख लेना इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाई गई। जो वहां की अधीक्षिका थी उससे दिखवाया गया कि खुशी दुबे के जहां रहती है वहां की 47 लड़कियों ने यह बयान दिया है और कहा है कि अगर खुशी दुबे हम लोगों से कह रही है कि अगर हम छूट गए जेल से तो हम इतने बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे कि पूरा प्रदेश हमको जान जाएगा कितनी बड़ी अपराधी हम हैं, और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर उसकी बेल खारिज करा दी गई। इसी बात को लेकर के एक फर्जी सर्टिफिकेट में उसकी बेल खारिज कराने का काम किया गया। खुशी दुबे तो छोड़िए, उसके पति को तो मार ही दिया था, उसके साथ में उस घर में जो 2 महिलाएं और उठा के ले गए, उनकी भी पतियों की हत्या कर दी, उनको भी एनकाउंटर में मार दिया। लेकिन उनमें से एक महिला तो ऐसी थी जो घर में काम करती थी, और घर में काम करने वाली महिला को तो ले ही गए,
उसके साथ साथ में उसके 3 साल के बच्चे को, लड़के को, और 6 साल की बच्ची को भी उठा करके ले गए, और वो भी जेल में बंद। और कहा कि इतनी धाराएं लगा दो कि ये जो बच्चे ब्राह्मणों के वहां उसके साथ में है, ये जब जेल से निकले तो ये वयस्क हो चुके हो, जेल के अंदर ही रहते रहते ऐसी योजना बनाओ, और ऐसी ही धाराएं लगाई गई उनके ऊपर। ये वो पार्टी है जिसने ब्राह्मणों से वोट तो लेने का काम किया, लेकिन वोट और नोट भी लेने का काम किया, और उसके बाद करने का काम किया कि रोको और ठोक दो। किस तरीके से महोबा में व्यापारी ब्राह्मण समाज का इतना मजबूत आदमी था, ब्राह्मण समाज का था, सबके लिए काम करता था, उसको धमकियां पहले दी गई। जब धमकियों में नहीं आया तो उसको गाड़ी में, उसी की गाड़ी में गोली मार के उसकी हत्या एक बड़े अधिकारी द्वारा कर दी गई। और जब हल्ला हुआ, शोर हुआ, तो वहां पर कहा कि नहीं नहीं, इसकी हत्या हम लोगों ने नहीं की है, इसका कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, इसने तो अपनी आत्महत्या खुद ही कर ली। लेकिन बाद में जब टेलीफोन से रिकॉर्डिंग और इन सब का खुलासा हुआ, और जब मालूम पड़ गया कि ये तो धमकी देने के बाद, धमकी दे करके हत्या की गई, गोली मारी गई है, तो उसके बाद उस अधिकारी से कहा कि अब तुम प्रदेश छोड़ दो, क्योंकि अब मामला गड़बड़ हो गया, तुम प्रदेश छोड़ दो, प्रदेश छोड़कर बगल वाले प्रदेश में चले जाओ, वहां पर भी हमारी सरकार है और वहां तुम्हारी हम देखभाल करते रहेंगे, जब मामला ठंडा हो जाए तब तुम यहां आ जाना। 1 साल हो रहा है लगभग, लेकिन अभी तक उस अधिकारी का आता पता नहीं है, क्योंकि उसको ढूंढना ही नहीं है। उसको तो उन्होंने खुद ही सुरक्षा दे रखी है और उससे पनाह दे रखी है। अगर कोई और होता ब्राह्मण समाज का तो उसको तो दिन दहाड़े 24 घंटे भी नहीं लगते और उसको गोलियों से भून दिया जाता। ये वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने खाली ब्राह्मण समाज से नहीं, औरों से भी इन्होंने झूठे लुहाने वादे दे करके, ऐसे वादे जिनका कोई सिरा भी नहीं था, लेकिन जब वोट लेना होता है तो इतना झूठ बोलते हैं, इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि अरे इनसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। क्या क्या वादे नहीं किए थे इन्होंने कहा कि हम आपके खाते में 15 लाख रुपए डाल देंगे, हमको वोट दे दो, हर एक के खाते में 15 लाख चले जाएंगे। 15 नए पैसे भी नहीं आए। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे नौजवानों को, हर साल देंगे। नौजवानों ने इनके पीछे लग करके इनको वोट दे करके जिताने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ? एक भी नौकरी अगर नौजवानों को दी हो इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम किया। बहन मायावती जी की तरह नहीं, आते ही जब सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत की, उन्होंने पहला आदेश किया था कि जो रोक लगी हुई है सवर्ण समाज के नौकरियों के ऊपर वो हटाने का काम किया, और 23.5 लाख नौकरियां उन्होंने देने का काम किया था अपनी सरकार बनने के बाद। नई नौकरियां, पुरानी नौकरियों को तो भरने का काम किया ही था। इनसे जब लोगों ने कहा कि आप नौकरियों का वादा किया था, आपने हमसे वोट लिया, नौजवान आंदोलित हो गए, तो पहले तो लाठियां चलाई, फिर जब और आंदोलन बढ़ा, हम लोगों ने पार्लियामेंट में बात उठाई, तो कहते हैं कि इनसे कह दीजिए जाके कि नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन जा करके अपना काम धंधा करें। कौन सा काम धंधा करें पूछा गया, तो कहते हैं कि जा करके पकौड़े बेचने का काम करें, और पकौड़े बेच करके अपनी रोटी रोजी चलाने का काम करें। तो इस तरह से पहले तो वादा नौकरी का करते हो, और फिर कहते हो कि जाओ पकौड़े बेचो। पकौड़े भी कहां से कोई बेच सकता है? 100 रुपए का जो तेल आता था 1 लीटर, अब तो वो 300 पहुंचाने का काम इन्होंने कर दिया है। महंगाई को चरम सीमा में पहुंचा दिया है इन्होंने। जो खाली तेल नहीं, इन्होंने तो पेट्रोल को भी 60 रुपए से बढ़ा करके 110 रुपए पहुंचाने का काम कर दिया है। डीजल को 100 के पार कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं से वादा किया था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप अपना वोट हमको दीजिए। लेकिन कैसी सुरक्षा? आज तो हर 2 घंटे में एक बलात्कार और महिलाओं के साथ दुष्प्रचार हो रहा। ये हर 2 घंटे में ऐसी सुरक्षा देने की बात आपने महिलाओं से कही थी। बहन मायावती जी की सरकार थी, सबको मालूम है कि रात में अगर 12 बजे भी किसी महिला को बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी अपने काम से, वो निडर होकर निकल जाती थी। और वो इसलिए निडर होकर निकल जाती थी क्योंकि उसको मालूम था कि उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं, ये उसको मालूम रहता। आज इन्होंने किसानों से कहा कि हमको वोट दो,
हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। 2 गुना तो नहीं किया, उसको 0 पर पहुंचा दिया, लेकिन उसके साथ साथ में उनके ऊपर ऐसा प्रहार किया है कि पिछले 1.5 साल से किसान आंदोलित है, 500 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, लेकिन इनको कोई असर नहीं है इस आंदोलन में। हम लोग भी कंधे से कंधा मिला करके पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट के बाहर तक बहुजन समाज पार्टी उनके साथ में खड़ी है, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। और कैसा कैसा प्रहार उनके ऊपर किया। 3 नए कानून बना दिए, ऐसे कानून बनाए जिसके तहत में किसानों को मजबूरन अपनी जमीनें पट्टे में देनी पड़ेंगी, और उसके बाद कहते हैं कि पट्टे में जब आप दे देंगे तो हर वर्ष आप खेती करेंगे और पैसा आपको मिलने का काम होगा। पैसे का कोई न्यूनतम नहीं उसमें डाला उन्होंने, लेकिन 1 साल किसान भी समझ गया इनकी चाल क्या है। 1 साल उसमें फसल का पैसा मिलेगा, 2 साल मिलेगा, तीसरे साल से कहना शुरू कर देंगे कि अब तो सूखा पड़ गया, अब की बार फसल ठीक नहीं हुई, बाढ़ आ गई, या अब की बार खाद अच्छी नहीं थी, और इसके बाद उनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। पर जमीन उनके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, और किसके पास चली जाएगी? उन उद्योगपतियों के पास, वही चुनिंदा 2-3 उद्योगपति जिनको हाथों में उन्होंने पूरा भारतवर्ष बेच दिया, पूरा भारतवर्ष बेच दिया। जो आपने पिछले इतने दशकों से हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से अपनी पूंजी इकट्ठा कर करके, पूंजी दे दे करके सार्वजनिक उपक्रम जितने भी बनाए थे, उन सबको इनके हाथों में इन्होंने बेचने का काम एक एक करके कर दिया। चाहे वो ऑयल कंपनियां हो, चाहे वो तेल कंपनियां हो, चाहे हवाई जहाज बनाने की कंपनी HAL हो, चाहे रेलवे हो, और चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे बैंक हो, इन सबको इनके हाथों में बेचने का काम करके, और उनमें नौकरियां खत्म करके, जो लाखों की संख्या में नौकरियां इसमें निकलती थी, उन नौकरियों को खत्म करके कहा कि ठेके में नौकरी ये लोग खुद ही देने का काम करेंगे। इस तरह से इन्होंने इन्हीं के हाथों में किसानों की जमीन को भी बेचने की योजना बना दी। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ब्राह्मण समाज के पास तो आई थी कि हमको वोट दे दो, भगवान के नाम पे वोट दे दो, भगवान राम के नाम पे वोट दे दो, धर्म के नाम पे वोट दे दो। लेकिन करा क्या इन्होंने? मैंने तो अपनी ये यात्रा जो शुरू की थी वो अयोध्या से ही शुरू की थी, भगवान राम के दर्शन करके, और ये यात्रा शुरू की थी। पहला चरण, चौथा चरण हमने फिर भगवान राम के धाम पर जाके चित्रकूट में, और वहां पर माथा टेक करके, और वहां पर परिक्रमा करने के बाद वहां से शुरू की, जहां पर भगवान लगभग 11.5 वर्ष रहे थे। और इन्होंने तो क्या किया अयोध्या में? अयोध्या के नाम पे रुपए तो लिए, 1-2 रुपया इकट्ठा नहीं किया। 93 से लेकर के आज तक का हिसाब लगाएं तो लाखों हजार करोड़ रुपया इन्होंने भगवान राम के नाम पे, मंदिर बनाने के नाम पे इकट्ठा किया। यहाँ देश से भी विदेशों से भी इकट्ठा किया, लेकिन वो रुपया गया कहाँ? जब हम अयोध्या गए तो हमने सोचा अयोध्या तो सोने की नगरी बन गई होगी, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया बजट से हर साल बताते हैं कि हम अयोध्या के नाम पे निकाल रहे हैं। अयोध्या में तो कुछ भी नहीं कार्य हुआ। हम जब पूरे अयोध्या में घूमे तो वहां तो हमें जो सबसे खराब शहर होगा इस उत्तर प्रदेश का, उससे ज्यादा बेहाल और बदसर वहां का अयोध्या देखने को मिला। इस तरह का इन्होंने हाल वहां कर रखा। कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ। सरयू नदी में जरूर जो वहां घाट बने हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनवाए गए थे 2007 से 12 के बीच में, बस वही नजर आए, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। अयोध्या में हम तो सोच रहे थे कि अब तो मंदिर बन गया होगा, इतना रुपया इकट्ठा किया है उसके नाम पे मंदिर बना दिया होगा। और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय लगभग 1.5 वर्ष पहले दिया था, तो उसके बाद से अब तो 1.5 वर्ष हो गया है, और इन्होंने कहा तो हम तो मंदिर बनाने में 1 साल लेंगे, तो मंदिर तो जरूर बन गया होगा। लेकिन वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ था, याद करिए, उसके बाद फिर से इन्होंने झोला लेके पूरे प्रदेश में और देश में लोगों को भेज दिया कि राम के नाम पे हमको रुपया दे दो, क्योंकि हमें मंदिर बनाना है। और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फिर इकट्ठा कर लिए इन्होंने। कहां गए वो रुपए? हम तो मन देख करके आए, मंदिर के नाम से तो वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई। पिछले वर्ष 5 अगस्त को जब पूरे प्रचार के साथ में लगभग 200-250 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर एक आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे देश के लोगों को दिखाया जा रहा था कि हमने तो भूमि पूजन कर दिया है, हमने न्यू पूजन कर दिया है, और अगले साल आइएगा मंदिर देखिएगा। लेकिन वहां पर तो कुछ भी नहीं था।
और बाद में ये भी देखने को मिला कि भूमि पूजन तो हुई नहीं थी, लोगों के साथ छलावा हुआ था, 5 ईंटों का पूजन हुआ था और उन 5 ईंटों को जिसका पूजन किया था उसको भी ले जा करके सरयू नदी में डाल दिया या किसी अलमारी में बंद कर दिया, ये किसी को नहीं मालूम। वहां तो अभी नींव खोदने का भी कार्य नहीं शुरू हुआ, तो नींव बनने का तो सवाल ही नहीं उठता और मंदिर का तो सवाल ही नहीं उठता। ये लोग मंदिर इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि जानते हैं कि इनकी 3/4 राजनीति तो चली गई। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया अब इनको अपना वोट लेना है, भगवान राम के नाम पे वोट लेना है, उनको वोट की एक वस्तु बना के रखा हुआ है, तो इसलिए उनको मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, ये मंदिर बनाना ही नहीं चाहते। ये वो लोग हैं, जब हम काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने गए तो वहां के मंजर जो देखा विश्वनाथ जी के मंदिर का, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। मंदिर में आप लोग भी गए होंगे पहले, अब जाके देखिए वहां पर काशी विश्वनाथ जी के में जब दर्शन करते हैं हम लोग मंदिर में, तो अंदर जहां भोले शंकर बैठे हुए हैं उनके इर्द गिर्द में माँ पार्वती हैं, वहां माँ अन्नपूर्णा है, माँ हनुमान जी हैं, वहां पे गणेश जी हैं, वहां पर और भगवान जो उनकी पूरी पालथी होती है वो थी उनके साथ में, और वो सब प्रतिष्ठित मूर्तियां थी और उनके छोटे छोटे मंदिर उसी में अंदर बने हुए थे। इन्होंने तो वो सारे मंदिर तोड़ दिए, इन्होंने मूर्तियां हटा दी वहां से, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटाया और उनके साथ साथ में हजारों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ भी उखाड़ के फेंक दिया, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वास करते हैं, उसको भी वट वृक्ष को भी उन्होंने वहां से हटाने का काम किया। और एक कॉरिडोर बना रहे हैं, वहां पर दुकानें बनाएंगे, वहां पर इन्हीं उद्योगपतियों को ठेका दे रहे हैं कि यहाँ पर मॉल बनाओ और दुकानें बनाओ और उसका किराया खाने का काम करो। जो वहां पर छोटे छोटे लोगों की दुकानें थी वो लगभग 400 दुकानें उनको ध्वस्त करके तोड़ करके उनको खत्म करने का काम कर दिया। वहां से इस पूरी मंदिर के अंदर से आस्था खत्म करने का काम कर रहे हैं। वहां पर सिर्फ एक पर्यटन स्थल में उसको परिवर्तित करने जा रहे हैं, जहां पर इन्होंने सैकड़ों शिवलिंग जो मंदिर बीच में आ रहे थे कॉरिडोर में, उनको तोड़ते चले गए और उन शिवलिंगों को लेकर करके गंगा नदी में डाला, और या तो फिर मलबे के साथ में, और काफी शिवलिंग जो है बोरों में भर करके वहां पर लंका थाना है उसके अंदर उन्होंने उनको वहां बंद करने का काम। ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पे वोट लेते हैं। बहन मायावती जी की सरकार की द्वारा तरह नहीं, बहुजन समाज पार्टी की तरह नहीं, हम लोग वहां शोरगुल नहीं करते। हम लोगों ने धर्मस्थली जितनी थी उन सबको उनको अपनी सरकार में बढ़ाने का काम किया। काशी विश्वनाथ जी को में जो 80 घाट है वो बहुजन समाज पार्टी के सरकार के द्वारा ही उनको ठीक करके बनाया गया और उनको आपस में जोड़ा गया। वहां पर शहर के अंदर एक फ्लाईओवर देने का काम किया गया जिससे जो लोग जाते हैं उनको दिक्कत ना हो। वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाकर के देखिए कि वृंदावन में कुछ भी नहीं था, वहां तो सीवर लाइन भी नहीं थी, पानी का लाइन भी नहीं थी। हम लोगों की जब सरकार आई तो हमने 550 करोड़ रुपए खर्च करके वृंदावन का समग्र विकास करने का काम किया। वहां पर सीवर लाइन दी, पानी की लाइन दी, बिजली नहीं आती थी, बिजली घर बनाया, नया बिजली घर बनाया। रोडवेज का बस का अड्डा नहीं था, रोडवेज का बस का अड्डा बनाया, विधवा आश्रम बनाया, 100 बेड का वहां आधुनिक अस्पताल बनाया जिससे जो लोग वहां पर आते हैं उनको दिक्कतें ना हो। और पूरी परिक्रमा वृंदावन से लेके गोवर्धन तक की हम लोगों ने उसको बनाने का काम किया। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, फुटपाथ, हर तरह की सुविधा देते हुए उसको बनाने का काम किया। वहां पर मेला चाहते थे लोग घोषित हो जाए, उस मेले को घोषित करने का काम किया। वहां पर टोल टैक्स लगता था, उसको हटाने का काम किया और पूरा समग्र विकास करा वृंदावन का। आप जा करके देखिए, आज भी वो आपको देखने को मिल जाएगा। बिठूर में जहां मां सीता रहती थी, वहां पर कानपुर में वहां का समग्र विकास किया। वहां महेश वाल्मीकि आश्रम को ठीक किया, उसको बनाने का काम किया। सीता रसोई थी, वहां पर सीता का मंदिर था। इन सब चीजों को बना करके लव कुश वहीं रहते थे, उन सबको ठीक करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। इनकी सरकार में कुछ नहीं। जिस तरीके से हम दर्शन करके अभी आए हैं, जब बुंदेलखंड को हमने शुरू किया और देखा चित्रकूट में जाके, जो चित्रकूट धाम जहां 11.5 वर्ष भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण रहे, उसके जो हालात हैं, जो दुर्दशा है, उसके वहां पहुंचने के जो हालात हैं,
जहां 2 घंटे में पहुंचना चाहिए वहां 6 घंटे में नहीं कोई पहुंच पा रहा है। मुझको खुद 6.5 घंटे लगे थे और जहां पर 3 घंटे में पहुंचना चाहिए था। इस तरह के जो हालात हैं वो वहां पर इनके कभी भी ध्यान नहीं जाता। लेकिन हमारी सरकार बनने दीजिए। 2022 में बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनेगी तो चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे चित्रकूट धाम हो, इनका रूप भी आपको वृंदावन की तरह बदला हुआ नजर आएगा। हमारी सरकार में हम लोग ये करने का काम करेंगे। ये लोग वो हैं जो कि धर्म के नाम पे ब्राह्मणों से तो वोट ले लिया और आज ब्राह्मणों के पीछे इस तरह से पड़ गए हैं कि ब्राह्मणों को इनको शक्ल भी देखना नहीं चाहते। इनके तो एक जो एमपी हैं जो कि प्रवक्ता भी रहे हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं, राज्यसभा के एमपी हैं और बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं। वो जो बोलते हैं, जो भाजपा का जो अंदर की बात होती है वही बाहर निकालते हैं। उन्होंने तो खुलासा भी करने का काम कर दिया। जब राज्यसभा का उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, बाहर निकले तो मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए। कहा कि आप ये बताइए दुबे जी कि आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और इसलिए नाराज है। आपको पता है क्यों नाराज है? उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं आपको मालूम है? आप क्या करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है अब की बार? तो उन्होंने कहा, उनका जवाब था जो उनका स्वयं का नहीं पार्टी की तरफ से था कि अरे चिंता नहीं करो, ये ब्राह्मण चाहिए कहां, इनके पास तो मजबूरी है कि हमारे साथ ही इनको रहना है, इनके साथ कुछ भी होता रहे, ये तो हमारे साथ ही इनको रहना पड़ेगा। ये भूल गए कि ब्राह्मण समाज दिखा चुका है एक बार उत्तर प्रदेश में, जब 17 वर्ष के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी 2007 में, तो ब्राह्मण समाज ने ही पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बनवाने का काम किया। इकट्ठा होकर के, एक साथ होकर के, एकजुट होकर। उस समय भी हम पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे और ब्राह्मण समाज से आपके क्षेत्र में भी आए थे और हमने कुछ बातें रखी थी। और क्यों आए थे? उस समय भी ब्राह्मण समाज की ऐसी ही हालत थी, शून्य की तरफ पहुंच गया था और ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमसे आकर के कहा कि अब आप राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं और आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कुछ करना चाहिए आपको, अपने समाज के लिए भी करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा सुन करके कि और मैंने तय किया कि नहीं, मैं अपने समाज के लिए भी कुछ करूंगा। और तब मैं निकला पूरे समाज के बीच में। और जब निकला उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण समाज के लोग आपकी तरह उस समय भी बड़ी संख्या में निकल के आए। अब की बार तो खैर जोश जितना उस समय था उससे 4 गुना ज्यादा जोश अब की बार ब्राह्मण समाज में दिख रहा है। उस समय जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे, ब्राह्मण समाज से हमने कई बातें कही थी। 1-2 बातें आज भी जरूरी हैं, वो आपसे दोबारा कहना चाहूंगा। हमने उनसे कहा था कि आपकी ये दशा क्यों हुई, इस पे कभी विचार करा आपने स्वयं बैठ करके? आप तो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं और बुद्धि का इस्तेमाल तो करिए, और जैसे ही आप करना शुरू करेंगे आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि आज आपकी ये हालत क्यों हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि आप लोग इकट्ठा नहीं है, एक साथ नहीं है, एक जगह नहीं रहते, एकजुट नहीं होते हैं, बिखराव बना के रखते हैं, आपस में खींचतान करते हैं, अपना स्वयं का लाभ देखने लगते हैं। अगर हमारा लाभ यहाँ नहीं हो रहा है तो हम क्यों साथ में रहें, और ये सोच करके आप छोड़ देते हैं एक दूसरे का साथ। इसको खत्म करिए, अपने आपस का बंटवारा खत्म करिए। हम 20 विश्वा हैं, 16 विश्वा हैं, 12 विश्वा हैं, ये बातें करना बंद कर दीजिए। हम सनाट्य ब्राह्मण हैं, सरजू पारी हैं या कायमकुट ब्राह्मण हैं, ये छोड़ दीजिए। अपने आप को जिस दिन आप ब्राह्मण के नाम से जानने लगेंगे उसी दिन आपको अपनी शक्ति का अंदाजा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप 1-2 प्रतिशत नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग 1-2 प्रतिशत नहीं है, 16% है। और 16% 25 करोड़ में गिनना शुरू करिए तो 3 करोड़ के ऊपर निकल जाते हैं। ये ज्ञान और जिस दिन ये 16% इकट्ठा हो जाएगा आपकी तरफ सभी लोगों को देखने के लिए मजबूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात मैंने और कही थी, और वो बात मैंने ये कही थी कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि अब तो हम 16% इकट्ठा हो गए, अब हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। 16% में आप उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकते, आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए।
सीट जीतने के लिए आपको 30% से ऊपर वोट चाहिए होता है कम से कम। और इसलिए भाईचारा बनाइए। और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा आप दलित समाज के हमारे जो भाई बहन 23% हैं, आप उनके साथ भाईचारा बनाइए। उनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। जब आप 23% के लोग जिनके साथ में पहले से ही दलित समाज के साथ में जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके साथ में भाईचारा बनाएंगे तो आपको देर नहीं लगेगी गिनती करने में। 23 और 16 मिला करके खुद ही 40 के करीब पहुंच जाते हैं। हर सीट पर आप भारी पहुंच जाते हैं और इसका नतीजा भी सामने आया। याद करिए 9 जून 2005 को हम लोगों ने लखनऊ में अपनी आखिरी सभा की थी और उस समय हम बहन मायावती जी खुद हम लोगों के उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में थी। लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग ब्राह्मण समाज के पूरे उत्तर प्रदेश से आए थे, इकट्ठा हुए थे और 11,000 लोगों ने तो शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था। उसके बाद जब हमने उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी, बहन मायावती जी को ब्राह्मण समाज की तरफ से भेंट की थी, तो वो ले करके सीधे माइक पर चली गई थी और उन्होंने जो पहले शब्द बोले थे उन्होंने कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कह करके उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी का जो वर्षों वर्ष पुराना नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने उस नारे को ही बदल दिया था। उन्होंने एक नया नारा दिया उस दिन और उन्होंने कहा, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसी के हिसाब से उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज के लोग जो 40 सीटों पर पिछली बार लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, उनको उन्होंने 85 सीटों को उतारने का काम किया था। और जहां 3 लोग जीते थे सन 2002 में, 45 लोग ब्राह्मण समाज के जीत करके विधानसभा में पहुंचे। और ये एक तरफा नहीं था, ब्राह्मण समाज ने भी जब भाईचारा बनाया और उन्होंने भी ये देखा कि किस तरीके से दलित समाज के भाई बहन जो हैं, जहां ब्राह्मण समाज के लोग या अन्य समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे थे, दलित समाज के लोग नहीं लड़ रहे थे, वहां पर सबने देखा कि दलित समाज के जो हमारे भाई बहन हैं, वो एक जो कि बहन मायावती जी के साथ में उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। उनको कभी भी कोई हिला डुला नहीं पाता है, कोई टच से समस्या नहीं कर पाता है। वो जब उन्होंने अपना वोट डालने का काम किया तो ब्राह्मण समाज के लोग भी पीछे नहीं हटे थे। भाईचारा उन्होंने साबित करने का काम किया। जहां पर दलित समाज के लोग लड़ रहे थे, ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वहां पर तन मन धन लगा करके उनको जिताने का काम किया। और नतीजा जब आया तो सामने भी आ गया कि उन्होंने जितवाने का काम किया। पिछली बार 16 सीटों पर जीते थे 2002 में, लेकिन जब 2007 की गिनती खुली तो 62 सीटों पर जीत करके हमारे दलित समाज के भाई बहन आए। जब सरकार बनी, जब 2007 की सरकार बनी, तो बहन मायावती जी ने जो उस दिन वादा किया था मंच से कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, भाईचारा बनाते हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपका खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान सब लौटाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। उन्होंने जितनी हमें भी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके अपने दोनों हाथ खोल दिए और दोनों हाथ खोल करके उन्होंने जहां सर्व समाज को दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है उसमें अमल करते हुए उन्होंने सारे लोगों को देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उसको आगे की पंक्ति में रखने का काम किया। 1-2 नहीं, 15 कैबिनेट मंत्री, 15 कैबिनेट मंत्रालय उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को देने का काम किया। और छोटे मोटे मंत्रालय नहीं, बड़े बड़े मंत्रालय देने का काम किया। नकुल दुबे आपके सामने बैठे हैं, 7 बड़े मंत्रालय उन्होंने तो अकेले नकुल दुबे को ही देने का काम किया था। इसी प्रकार से अन्य लोगों को देने का काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जो पूरे प्रदेश में हमारे साथ दिन रात लगे हुए थे, चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने तय कर लिया था कि सरकार बनानी है और हमारे साथ में घूम रहे थे। जैसे अब की बार भी अनेकों लोग हमारे साथ में चल रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। उस समय भी इसी प्रकार से जो लोग लगे थे,
35 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ब्राह्मण समाज के मंत्री का दर्जा देते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को उन्होंने विधान परिषद में भेजने का काम किया। विधान परिषद का अध्यक्ष ब्राह्मण समाज का बनाया। पहला महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, लॉ सेक्रेटरी, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब ब्राह्मण समाज के उन्होंने बनाने का काम किया। और 1-2 नहीं, 5000 सरकारी वकील उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ और जितने भी नीचे वाले न्यायालय थे उनमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को सरकारी वकील बनाने का काम किया। उनका 10-10% मेहनताना बढ़ा करके उनको उन्होंने जोड़ने का काम किया। बहन मायावती जी ने जहां सब जन के लिए किया, ब्राह्मण समाज को उन्होंने लोकसभा में भी उन्होंने 6-6 एमपी भेजने का काम किया, वहां पर भी उपनेता उन्होंने ब्राह्मण समाज का बनाया। अगर उन्होंने राज्यसभा में पिछले 17 वर्षों से हमको अपना पार्टी का नेता बना रखा है, तो आज के रोज उन्होंने लोकसभा में भी रितेश पांडे, जो कि ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति हैं, उनको वहां का नेता बना के रखा हुआ। उन्होंने अपने ब्राह्मण समाज का हर तरीके से सम्मान बढ़ाने का काम किया। फिर चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, और चाहे छोटे अधिकारी हो, पुलिस के छोटे अधिकारी हो, पीपीएस हो, पीसीएस हो, इन सबको भी जो ब्राह्मण समाज के थे, जो इधर उधर फेंक दिए जाते थे, उन्होंने उनको भी उचित स्थान देने का काम किया। वो लोग जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो उसके पहले थी, उनको किनारे कर दिया गया था, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने खाली ब्राह्मण समाज नहीं, सब समाज के लिए काम किया। उन्होंने विकास पूरे उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। 29,500 तो उन्होंने ग्राम जो सभाएं हैं, जो कि अंबेडकर नाम से हैं, अंबेडकर गांव कहलाते हैं, उनको उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल नए बनाने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अनेकों हॉस्पिटल बनाने का काम किया। 7 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाने का काम किया। और एक यूनिवर्सिटी तो उसमें ऐसी बनाई है, जो लखनऊ में जो भी जाता है वो देखता है विश्व में अपने आप में अकेली यूनिवर्सिटी है, जो विकलांग जनों के लिए बनाई गई है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने उसको बनाने का काम किया, जो विश्व में अपने आप में अकेली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। बहन मायावती जी ने बिजली जहां पर रोज हर घंटे चली जाती थी, उन्होंने 6,500 मेगावाट की बिजली पैदा होती थी उत्तर प्रदेश में, आधा दर्जन से ज्यादा नए कारखाने लगा करके उनको चालू भी करवा दिया, और 6.5 से बढ़ा करके 13,500 पहुंचाने का काम उत्पादन का बिजली का बहन मायावती जी ने करने का काम किया। और ठीक उसके पहले क्या हो रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार तो जब आती है तो पूरे प्रदेश में सभी को मालूम है कि एक गुंडा राज चालू हो जाता है, माफिया राज चालू हो जाता है, लूट मार होती है, डकैती होती, फिरौती होती, बलात्कार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, हर तरह की किडनैपिंग होने लगती है, हर तरह के काम शुरू हो जाते हैं और दंगे फसाद होते हैं। बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। कानून द्वारा कानून का राज चलता है। वो इन लोगों की तरह नहीं मुंह देखा राज नहीं करती कि ये हमारा अपना है, इसको छोड़ दो, और वो दूसरा है, इसको मार दो, गोली मार दो। बहन मायावती जी ने तो अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा। वो 15 दिन की पुरानी सरकार थी, 2007 में, याद करिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीएसपी का उसने अपने हाथों में कानून को लेने का काम किया था। गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया था और कब्जा करने की कोशिश की थी। उसको अपने घर में बुलाया, आवास में बुलाया लखनऊ में बहन मायावती जी ने, और उसको वहीं से हथकड़ी पहना करके जेल में भिजवाने का काम किया था, और पूरे 5 साल तक उसको वहां जेल में रखने का काम किया था। तब कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी था, ये सभी को मालूम है। उनके लिए दलित समाज और ब्राह्मण समाज उसी प्रकार से, जैसे भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से उसके विरोध में रहते थे। याद करिए वो जो कन्नौज से नीरज मिश्रा नाम का व्यक्ति था, लड़का था, नौजवान लड़का था, उससे नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि लखनऊ चले गए और कहा कि इसका कटा हुआ सर हमें तो लखनऊ में देखना है। उसके बाद अखबारों में भी निकला, मैगजीन में भी निकला, किस तरीके से उसका कटा हुआ धड़ कुएं में मिला और उसका सर कटा हुआ काट करके वहां से लेकर के लखनऊ चले गए।
किस तरीके से अपने मंच से 2012 की सरकार में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने खुद ही कह दिया था कि ब्राह्मणों को सबक सिखाना है, इनका कोई काम नहीं होना है, और ये अखबार में छप गया। जब अखबार में छपा तो राजाराम पांडे जी, जो उनकी पार्टी के संस्थापक रहे थे, उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने जा करके उनसे विरोध करने का काम किया कि इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए, और ब्राह्मण समाज के लिए ऐसे खुलेआम कहना ठीक नहीं है। इतना नाराज हो गए उनसे, इतनी बेइज्जती उनकी कर दी कि उनका मंत्रालय भी छीन लिया, उनका घर भी छीन लिया, और सरेआम सबके सामने बेइज्जत करके उनको अपने घर से निकाल दिया। इतने वरिष्ठ आदमी को, उनको इतना बड़ा धक्का लगा कि अपने घर पहुंचते पहुंचते उनका हृदय रुक गया और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी सबको मालूम है। तो ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार किसने बनवाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने का काम किया था, और तब इनकी सरकार बनी थी। ये आपस में मिले रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, और मिल करके ये काम करने का काम करते हैं। दंगे फसाद इन्हीं दोनों की, यही दोनों मिलकर कराते हैं। लेकिन बहन मायावती जी की सरकार में एक अमन चैन का माहौल रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो। आज मजदूर जो है बेरोजगार होकर के सड़कों में घूम रहा है। नोटबंदी करके, जीएसटी लगा करके सारे कारखाने, मोझले कारखाने, बड़े कारखाने सब बंद करा दिए। लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों में घूम रहे हैं। आज उनके पास नौकरी नहीं है, दूसरे प्रदेशों में जा करके वहां पर लाठियां खाते हैं, गालियां खाते हैं, मजबूर होते हैं, और उनके खाने पीने का भी हिसाब नहीं होता है, क्योंकि इस प्रदेश में उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो सरकारें हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कि वोट के नाम पे झूठे वादे करेंगे। टीचरों से कह दिया, जो वित्त विहीन टीचर हैं, जिन कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उनसे कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी कि हम तुमको मानदेय देंगे, मानदेय और सम्मानजनक मानदेय देंगे। उनकी और भी डिमांड थी, उनके और भी मांगे थी। कहा कि हम उनको भी पूरा करने का काम करेंगे, आपके लिए नियमावली बनाएंगे। लेकिन क्या किया? सबने देखा कि किस तरह से लाठियों से उनको दौड़ाने का काम किया। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनको बुला करके उनसे कहा कि हमको वोट दिला दो। 20 लाख से ज्यादा ऐसे अध्यापक हैं, और वोट लेने का तो काम किया, और जब वोट मिल गया तो उसके बाद 4.5 साल हो गए, वो आज तक उनके धक्के खा रहे हैं। और अब उन्होंने, यहाँ तक कि जब वो गए उनका धरना प्रदर्शन करने, तो उनके ऊपर लाठियां चलाई। महिला अध्यापक को अपना सर मुड़ाना पड़ा, और सर मुड़ा करके उसने कहा कि अब ये जो है इनकी अंत्योष्टि हम यहीं से घोषित कर रहे हैं, अपना सर मुड़ा करके। लेकिन इन्होंने उसके बाद क्या, मुखिया कहते हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि इनके तो कर्म ही ऐसे हैं, इनके पिछले जन्म के ऐसे कर्म होंगे कि जो इनकी ये दशा हो रही है। ये अध्यापकों के लिए कहा जा रहा है। संस्कृत के विश्वविद्यालय, संस्कृत के महाविद्यालय, संस्कृत के विद्यालय जो उत्तर प्रदेश में थे, आधे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको पैसा देना बंद कर दिया है, और धीरे धीरे उनको बिल्कुल ही बंद करने की योजना बना रहे हैं। ये कहते हैं हम धर्म के नाम पे वोट दे दो। ये ऐसे धर्माधिकारी हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इन बातों को ध्यान में रख, सुनने के बाद आपने इनको सुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बातों को आपने इसका गहन करेंगे, इसको लौट करके इसके बारे में अध्ययन जरूर करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में, और खुद नहीं सोचेंगे, आप खाली अपने तक सोच के रखेंगे, तो इससे आपका फायदा नहीं होने वाला। इन बातों को आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, इन बातों को आगे ले जाने का काम करिए। अपने गांव में ले जाइए, घर घर में ले जाइए, लोगों के बीच में ले जाइए, और उनको ये बातें बताइए। उनको सामने इनका जो चेहरा है वो सामने लाने का काम करिए। इनका मुखौटा हटा करके असली चेहरा सबको दिखाने का काम करिए। इन बातों को जब बताएंगे तो इनका असली चेहरा अपने आप सबके सामने आ जाएगा। और इस संकल्प के साथ जाइए, ये संकल्प करिए, जो संकल्प आपने हमें बोलने के पहले किया था, उस संकल्प को भी दोहराने का काम करिए, और अपने साथियों से भी संकल्प कराइए कि अगर हमको उत्तर प्रदेश में खुशहाली चाहिए, अगर हमको उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून राज चाहिए, अगर हमें अपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, अध्यापकों का, टीचरों का, ब्राह्मणों का, दलितों का,
पिछड़े वर्ग के लोगों का, अल्पसंख्यकों का, अगर हमको उनके लिए अब एक अच्छा राज्य बना करके उनको सुकून का राज्य दिलाना है तो ये संकल्प लेकर के जाइए कि आने वाले वर्ष में 2022 में हम लोग अपनी बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और अगर आप हमारे साथ में हैं और आप ये संकल्प ले रहे हैं तो एक बार आप अपने दोनों हाथ उठा करके इस संकल्प को हमारे साथ में दिखाने का काम करिए। आप हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। माननीय सतीश चंद्र मिसाली जिंदाबाद, माननीय सतीश चंद्र मिसाली जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।